अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। भाई अर्पिता कहती है और फोन रख देती है और सोचती है कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं। तब तक श्रुति आ जाती है। उसे देख अर्पिता अपनी आंखें में भरे आंसू पोंछ लेती है। श्रुति ये देख लेती है। अपू रोना नहीं है यार, भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। भाई ने कहा है ना कि वो अंकल आंटी को ढूंढ लेंगे, तुम ज्यादा ना सोचो और मुस्कुराते हुए खाना एंजॉय करो और बताओ मेरे भाई कुक कैसे हैं। श्रुति ने अपू का मन हल्का करते हुए उससे कहा, ओह ऐसी बात है, फिर तो हम अभी बताते हैं। वैसे ये बताओ कि ये खाना तुम्हारे कौन से भाई ने बनाया है, पता चले हम तारीफ पर तारीफ करते रहे और हमें ये भी नहीं पता हो कि बनाया किसने। अर्पिता सोचते हुए कहती है, अब ये कौन सी बड़ी बात है अप्पू, अभी बताती हूँ। यह खाना हमारे प्रशांत भाई ने बनाया है। परम भाई बनाते नहीं है, बस प्रशांत भाई की मदद करते हैं। खैर अब तुम मुझे बताओ कैसा लगा। कहते हुए श्रुति एक्साइटमेंट में अर्पिता की ओर देखने लगी। अर्पिता ओके कह टेस्ट करती है और मुंह बनाते हुए कहती है, काफी अच्छा है। सच कहूँ तो हमें बनाना ही नहीं आता, बस इतने दिनों में यही सीख लिया थोड़ा बहुत। कोई नहीं, सीख लेना, और फिर भी ना आए तो तुम परमानेंट यही रह लो मेरे भाई के साथ, उनकी पार्टनर बनकर लाइफ टाइम सर्विस मिलेगी। श्रुति हंसते हुए कहती है। उसकी बात सुन अर्पिता उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है इतना फालतू दिमाग चलाने की। ओ तेरी, ये हम क्या कह गए अप्पू, क्या कमाल का आइडिया दिया है। अप्पू कितना स्वीट साउंड कर रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई के साथ, हाय। सोचते हुए श्रुति कल्पना करने लगती है, जिसे देख अर्पिता नकली गुस्से में कहती है, लगता है तुम्हें हमारा यहाँ रहना रास नहीं आ रहा है। अब अगर तुमने अपना ये मजाक का कारखाना बंद नहीं किया तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ओके। नहीं नहीं मेरी जान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, वो तो मैं तुझे हंसाने के लिए कह रही थी। अब नहीं कहूँगी, लेकिन ये जानने की बात ना करो। कहते हुए अपने माथे पर एक हाथ रखकर एक हाथ पीछे लेती है। उसकी नौटंकी देख अर्पिता खिलखिला कर हंसने लगती है। श्रुति, बस यही मुस्कान देखना चाह रही थी मैं। तुम्हें पता है सात्विक आज तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अर्पिता, अच्छा क्या कह रहा था वो, वैसे कैसा है वो। श्रुति, वो तो एकदम चंगा है, लेकिन आज थोड़ा बुझा बुझा रहा कॉलेज में, शायद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, टाल दिया। अर्पिता, ओह कोई नहीं, हम उससे बात कर लेंगे, पूछेंगे और बता कॉलेज का क्या हाल चाल है। सब बढ़िया है, लेकिन तेरे बिन ना आज मजा नहीं आया, कल जब साथ चलेंगे तो बहुत मस्ती करेंगे। श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है। श्रुति की बात सुन अर्पिता एक पल को खामोश हो जाती है, फिर कहती है, श्रुति हम अब कॉलेज रेगुलर नहीं जाएंगे, अभी जब बहुत जरूरी होगा तभी जाएंगे। क्या, लेकिन क्यों अप्पू, श्रुति ने पूछा। अर्पिता बोली, क्योंकि हम जॉब करना चाहते हैं इसीलिए। अब इतना समय तो नहीं मिलेगा ना कि कॉलेज भी ज्वाइन कर ले और जॉब भी साथ साथ कर ले। क्या, श्रुति हैरानी से बोली। तुम जॉब करोगी, तुम मुझे कॉलेज अकेले ही जाना पड़ेगा। नहीं, फिर तो मैं भी रेगुलर नहीं जाऊंगी, जब जाऊंगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी बस। श्रुति अपना फरमान सुनाते हुए अर्पिता से कहती है और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ओह, ये लड़की भी ना हमारे मजबूरी नहीं समझ रही है। अगर हमें कॉलेज जाएंगे तो कभी ना कभी किरण या मौसा जी को पता चल ही जाएगा ना, और हम अभी ये रिस्क नहीं ले सकते। पता चला हमारी वजह से हमारी मासी के घर में महाभारत छिड़ गया। खुद से ही कहते हुए अर्पिता खाली पड़े बर्तनों को लेकर साफ कर रख देती है और बाहर आकर सोफे के टेबल पर रखी मैगजीन पढ़ने लगती है। वो संगीत हस्तियों में रिलेटेड होती है, जिसे देख वो सोचती है, हो ना हो ये जरूर प्रशांत जी की ही पसंद होगी। कुछ देर पढ़ने के बाद वो श्रुति के पास चली जाती है, जो बेड पर आधे मुंह लेटे आराम से पढ़ाई कर रही है। उसे देख अर्पिता हंसने लगती है और उसके पास जाकर कहती है, ये पढ़ाई का कौन सा नया तरीका इजाद किया है तुमने। श्रुति अपना ध्यान किताब से हटा अर्पिता को देखती है और कहती है, ये तरीका श्रुति मिश्रा का, जो अपने आप में इकलौता पीस है, तो इसके तरीके के भी इकलौते होंगे ना। हाँ ये भी सही कहा है, हाँ ये भी सही है, इस बारे में हमने सोचा ही नहीं। ठीक है तुम पढ़ो, हम बाहर जाकर बैठते हैं। ओके कह अर्पिता वहां से बाहर चली आती है
और आकर हॉल में बैठ जाती है। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रशांत जी आज जल्दी ही ऑफिस से आ जाते हैं। बाइक नीचे गैलरी में खड़े करते हुए मकान मालकिन देख लेती है। वो अपने कमरे से निकल प्रशांत जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। प्रशांत, आंटी जी आप? प्रणाम। मकान मालकिन, प्रणाम, तुम्हें देखा तो आ गई। वैसे आज कुछ ज्यादा जल्दी आ गए तुम? हाँ आंटी जी, आज कुछ खास काम नहीं था तो शाम की क्लास न जाकर यहीं आ गया। अब यहीं से निकल जाऊंगा, प्रशांत ने कहा। मकान मालकिन, वो अच्छी बात है। वैसे आज श्रुति भी जल्दी आ गई, शायद अपनी दोस्त की वजह से आ गई होगी। सुबह श्रुति ने बताया था ना कि वो उसके दोस्त यहीं रुकेगी। उसकी बात सुन प्रशांत मुस्कुराते हुए मन में कहते हैं, मुझे खबर थी आप बिना वजह तो चलकर मेरे पास बात करने आएगी नहीं। घुमा फिराकर बात तो अप्पू की छेड़ेंगी जरूर। और उनसे कहता है, हाँ आंटी जी, आज सुबह हम लोग जल्दी में थे, बस इतना ही बोल पाए आपको कि वो आज यहीं रुकेगी। लेकिन बात यह है कि वो अब से श्रुति के साथ यहीं रहेगी। दोस्त है, उसके यहाँ पढ़ने के लिए आई है, एक ही कॉलेज में है तो साथ आना जाना रहेगा। अब अकेली इतने बड़े शहर में कहाँ रहेगी, इसलिए श्रुति ने उसे यहीं रहकर पढ़ाई करने के लिए कहा है। ये तो ठीक किया श्रुति ने। अब इतने बड़े शहर में अकेले रहना भी तो समझ नहीं आता, बड़ा मुश्किल होता है। अब जितना किराया वहां देगी उतना यहाँ मिलाकर एडजस्ट कर लेगी, है ना? मकान मालकिन ने प्रशांत के चेहरे की ओर देखकर कहा, जैसे कि वो आंखों से उसके एक्सप्रेशन को स्कैन कर रही हो। उनकी सब गतिविधियों को समझते बूझते प्रशांत उनसे कहते हैं, जी आंटी, जिसी शर्त पर वो यहाँ रहने को तैयार हुई है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। इधर अर्पिता प्रशांत जी की आवाज सुनती है तो उठकर सीढ़ियों के पास उसे देखने आती है, लेकिन मकान मालकिन की बात सुनकर वही खड़ी हो जाती है। प्रशांत को जरा देख, वह पीछे से टोकती प्रशांत को जाता देख वो पीछे से टोकती हुई कहती है, अरे प्रशांत बेटे, तुम तो घनी जल्दी में लग रहे हो। मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चल दिए। ओ नो, अब ये वही कहेंगे आज हमारे जाने के बाद अर्पिता रूम लॉक कर बाहर गई थी। इनकी जासूसी ना कभी खत्म नहीं होने। पूछते हुए वो रुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ मकान मालकिन को देखने लगते हैं। और वो मैं ये पूछ रही थी कि ये पहले कहीं और रहती थी क्या? आज ये बाहर गई थी ना, फिर कुछ देर बाद वापस आ गई। अरे आंटी जी, कहीं और नहीं रहती, कल ही तो बाहर से आई है। वो क्या है ना, आज ठहरा बुधवार और ये ठहरी भगवान कृष्ण की भक्त, तो बस मंदिर गई थी दर्शन के लिए। शांत जी ने बातें बनाते हुए कहा और फिर ऊपर चले जाते हैं और सीढ़ियों के पास खड़ी अर्पिता को देख रुक जाते हैं। ओ सॉरी, वो आंटी जी, प्रशांत जी अटकते हुए कहते हैं। उनके चेहरे का भाव देख अर्पिता उनके पास आती है और धीरे से कहती है, आज फिर आपने हमारे लिए झूठ बोला प्रशांत जी। उसकी बात सुन प्रशांत जी उसके थोड़ा और पास आते हैं और कहते हैं, लेकिन इस झूठ का किसी भी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमारे घर सभी ठाकुर जी के भक्त हैं तो उनकी नीति अपनाने का संकोच नहीं करते। और मुस्कुराते हुए कहा, वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। कमरे का लॉक खोल वो अंदर जाकर चेंज करते हैं और सोचते हैं, इनका व्यवहार देख तो मुझे यकीन हो गया है कि ये बिल्कुल ठीक है। बस इसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़े और अपना गिटार लेकर बाहर चले जाते हैं। अर्पिता जो वही होती है उसे देख कहते हैं, अप्पू सुनो, आज तुम बोर हो गई होगी ना घर पर, अगर चलना चाहो तो मेरे साथ एकेडमी चल सकती हो। जी, हम श्रुति से पूछकर तैयार होकर आते हैं, हो सकता है वो भी चले, अर्पिता ने कहा। प्रशांत, ओके ठीक है, पूछ लो, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। प्रशांत जी अपना गिटार लेकर नीचे चले आते हैं। अर्पिता कमरे में जाती है और श्रुति को देखती है जो बेड पर ही लुढ़क चुकी है। उसे देख अर्पिता कहती है, हम तो आए थे इन्हें पूछने, लेकिन यहाँ तो ये खुद सपनों की दुनिया में ही खोई हुई है। चल अर्पिता, खुद ही चलो। कहते हुए वो 2 मिनट में तैयार हो नीचे आ जाती है जहाँ प्रशांत जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अर्पिता बाइक पर बैठे जाती है और प्रशांत जी बाइक दौड़ा देते हैं। अर्पिता और प्रशांत दोनों ही खामोश रहते हैं। अर्पिता मन ही मन खुश हो रही है, आखिर आज वो अपने पहले प्यार के साथ कुछ अच्छे पल व्यतीत कर रही है। वही प्रशांत भी मन ही मन खुश मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी वो कहीं तो होगी, आज मेरे पास है, उसके साथ आज मेरी पहली छोटी सी बाइक डेट हो गई। शुक्रिया ठाकुर जी। दोनों अपने मन में एक दूसरे के साथ को पाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन जता कोई नहीं रहा है। 10 मिनट में ही वो एकेडमी पहुंच जाते हैं। एकेडमी के गेट पर वो बाइक रोक देते हैं। अर्पिता दरवाजा देख उतर जाती है।
यहीं एक तरफ रुकना, मैं बाइक पार्क कर अभी आया, प्रशांत जी अर्पिता से कहते हैं। जी क्या? अर्पिता एक तरफ खड़ी हो जाती है तो दरवाजे से आने जाने वाले छात्र उसे देख आगे बढ़ जाते हैं। चले, प्रशांत जी ने आते हुए अर्पिता से कहा। जी क्या? वो दोनों अंदर चलते हैं। प्रशांत उसे अपनी क्लास में बुला ले जाते हैं और कोई भी सीट चुनकर बैठने को कहते हैं। अर्पिता जानबूझकर सबसे आखिरी वाली सीट चुनती है और जाकर उस पर बैठ जाती है। अर्पिता सबसे पीछे सीट चुनती है क्योंकि वहां वो खुलकर प्रशांत जी के क्लास को एंजॉय कर सकती है। आखिर पीछे से देखने वाला जो कोई नहीं है। आज प्रशांत जी बेहद खुश होते हैं और खुद का गिटार भी लाए हैं। ये देख उनकी एक शागिर्द पूर्वी कहती है, लगता है आज सर का मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी तो आज सर का खुद का गिटार यहाँ आया है। मतलब आज की क्लास तो रॉक होने वाली है। ये कहते हुए सारी क्लास के साथ हुलारे करने लगती है। प्रशांत जी एकदम से सख्त होते हुए मुस्कुराना बंद करते हैं और पूर्वी से कहते हैं, अब अगर तारीफें खत्म हो गई हो तो कल जो सीखा उसे दोहराकर बताएंगी आप, या फिर भूल भुलैया के रास्ते की तरफ। उनकी बात सुन पूर्वी थोड़ा सकपा जाती है, जिसे देख प्रशांत जी कहते हैं, अरे बहुत समय ले रही है आप, सुनाइए। ओ सॉरी, ट्यून कीजिए। अर्पिता उस लड़की की ओर देखती है जो थोड़ी सी घबरा रही होती है। वो अपनी सीट से उठती है, उसके पास जाती है और उससे कहती है, एक अच्छे लर्नर का पहचान यही होता है कि उसके अंदर झिझक नाम का शब्द का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आपके गुरु ने आपसे कुछ कहा है तो आपको बिन झिझके तुरंत ही उसे पूरा करना चाहिए। पूर्वी अर्पिता की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अभी ये ट्यूनिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं आई है तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है। अर्पिता, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, जब तक शुरू नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि सीखी कि नहीं। अर्पिता को पूर्वी के साथ सहज होता देख प्रशांत जी कुछ सोचते हुए और अर्पिता से कहते हैं, अर्पिता यहाँ आगे आओ। अर्पिता प्रशांत की ओर हैरानी से देखती है और निकलकर बाहर उसके पास पहुंच जाती है। उसके बाहर आते ही प्रशांत जी उससे धीमे से कहते हैं, मेरे सिर में ना अचानक से पेन होने लगा है, प्लीज आज क्लास तुम हैंडल कर लो। आफ्टर ऑल सीनियर हो तो इतना अनुभव तो होगा ही तुम्हें। व्हाट? अर्पिता ने हैरानी से प्रशांत से कहती है, सीनियर? यहाँ जूनियर देख रहे हैं आपको, सारे के सारे ग्रेजुएशन वाले हैं। अर्पिता ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी फुसफुसाहट सुन प्रशांत जी कहते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही सीनियर है और वो है पूर्वी, बाकी सब स्नातक में हैं। और सभी छात्रों से कहते हैं, आज के लिए सॉरी गाइज, अभी मेरी जगह ये क्लास लेंगी आपकी मिस अर्पिता, सो एंजॉय। कहते हुए वो वहां से दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर वो भी वहां से जाते नहीं और खिड़की के खड़े होकर अर्पिता को देखने लगते हैं। प्रशांत जी क्लास नहीं लेंगे ये जानकर कुछ छात्र उठने लगते हैं और क्लास छोड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अर्पिता अपने ज्ञान और हुनर का उपयोग कर गिटार का ट्यूनिंग करती है। दिल चरखे की एक तू डेरी। उसकी उंगलियां के ठहरने के साथ साथ ही सभी बढ़े हुए कदम भी ठहर जाते हैं। उसकी की हुई ये ट्यूनिंग सुन प्रशांत मन ही मन कहते हैं, एक दिन ये पूरा सॉन्ग मैं तुमसे जरूर सुनूंगा। अब देखना यह है कि उस दिन एक दिन का मुझे कितना इंतजार करना है। वैसे भी वो इश्क भी क्या जिसमें इंतजार की घड़ियां शामिल ना हो। प्लीज एक बार फिर। कुछ छात्रों की आवाज आती है, जिन्हें सुन पूर्वी कहती है, कोई फिल्मी धुन ट्यून करना आसान है, मुश्किल है तो अपनी खुद की रची गई कोई कविता लाइन उसे ट्यून करना। अगर वो कर सको तो जाने, कुछ बात है आप में। कहते हुए वो खिड़की की ओर देखती है जहाँ खड़े हुए प्रशांत जी उसे थंब अंगूठा दिखा रहे हैं। उसके बाद वो अपना फोन निकालते हैं और उस पर एकेडमी के मैनेजर के लिए एक संदेश लिखते हैं, आप अभी के अभी मेरी क्लास में आइए, और संदेश भेज देते हैं। पूर्वी की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती, हमें कोई बात नहीं है या नहीं है आपकी रजामंदी पर निर्भर नहीं करता। अगर बात नहीं होती तो आप यहाँ होती और हम वहाँ आपकी जगह, काहे कि हम तो आज पहली बार यहाँ आए हैं। फिर भी वहाँ आप सबके बीच में ना होकर यहाँ है तो कुछ तो टैलेंट दिखा होगा आपके सर को हमारे अंदर। तभी उसकी नज़र खिड़की पास खड़े प्रशांत जी पर पड़ती है, जो अपने एक हाथ से कुछ और सुनाने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देख अर्पिता अपनी पलकों के साथ हल्की सी गर्दन झुकाती है और कहती है, खैर हम भी ना ये व्यर्थ के बातें लेकर बैठ गए, चलिए आज कुछ नया ही सुनाते हैं। लेकिन हम बस कुछ लाइनें ही ट्यून करेंगे, जो हो सकता है बेतुकी हो, लेकिन इस समय हमारे हृदय में आ रही है।
तो वही ट्यून कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं संगीत की धुनें से हृदय से निकलती है और सीधा हृदय में बजती है। तक एकेडमी के मैनेजर आ जाते हैं तो प्रशांत जी उन्हें वही खिड़की के पास रोककर कहते हैं, आज आपको एक नए टैलेंट की अवगत कराते हैं, बस आप चुपचाप खड़े होकर उसे सुनना। कहते हुए सामने अर्पिता की ओर इशारा कर देते हैं। उसकी नज़र खिड़की के पास खड़े प्रशांत पर पड़ती है, जो बेस्ट का इशारा करते हुए अर्पिता की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वही मैनेजर सर तो कबका छात्रों के बीच पहुंच उनके बीच का हिस्सा बनकर अर्पिता को सुन रहे हैं। सॉन्ग प्ले करने के बाद अर्पिता गिटार साइड में रख देती है और कहती है, चलो अब ये एक बार फिर तो हो गया, अब हम ट्यूनिंग के बारे में यह बात कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर पूर्वी प्रशांत की ओर देखती है तो वो गर्दन हिला वही खड़े रहते हैं। प्रशांत जी चोरी चोरी मैनेजर के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, कहिए रबीश जी, कैसा लगा आपको ये नया टैलेंट? रबीश जी, टैलेंट तो बढ़िया ढूंढ कर लाए हैं आप, लेकिन क्या ये यहाँ इन छात्रों को हैंडल कर पाएगी? अरे रबीश जी, सब आपके सामने है, फिर भी आप ये संदेह है, फिर तो यह बहुत ही गलत है। मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे लगा एक बार आपको खुद से दिखना चाहिए। जानता हूँ मैं, तुम यूं ही किसी को मुझे खुद से देखने के लिए नहीं कहोगे। इनसे एक बार बात कर लेना, अगर इन्हें टेबल हो तो फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके रमेश जी, धन्यवाद। कहते हुए प्रशांत जी निकलकर अप्पू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उसे देख अप्पू एक लंबा झिझकती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संयत कर अपना टॉपिक क्लियर करने लगती है। प्रशांत जी आगे पहुंच जाते हैं और पिता को ज्वाइन करते हुए क्लास जारी रखते हैं। कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है तो पूर्वी प्रशांत जी को बाय कहने आती है, तो प्रशांत जी उसे थैंक्स कहते हैं। जवाब में पूर्वी मुस्कुराती है और चली जाती है। अर्पिता दोनों की मुस्कुराहट देख लेती है और प्रशांत जी के पास जाकर कहती है, तो ये आप दोनों की मिली भगत थी नहीं? प्रशांत जी सभी छात्रों की ओर देख उन्हें बाय करते हुए फुसफुसाते हुए कहते हैं, हाँ थी तो, लेकिन इनका फायदा तुम्हें होगा। हमें कैसे? अर्पिता ने पूछा। वो ऐसे, यहाँ के जो मैनेजर है ना, उन्होंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है तो उन्हें लगता है तुम यहाँ इन छात्रों को अच्छे से हैंडल कर सकती हो, तो चाहो तो पढ़ा सकती हो यहाँ, पार्ट टाइम या फुल टाइम, चॉइस तुम्हारी है। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता हैरानी से उनकी ओर देखती है। प्रशांत जी उससे कहते हैं, हैरान होने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारा टैलेंट तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पार्ट टाइम ही कर सकते हैं क्योंकि ये मोहल्ला हमें ज़्यादा सुइटेबल नहीं है। कुछ घंटों बाद ही सर दर्द होने लगता है। फुल टाइम तो हमें केवल ऑफिस जॉब ही सूट करती है, हम वही देखेंगे फुल टाइम के लिए। ओ ऐसा क्या? ठीक है, तो समझो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व। कल ठीक 10 बजे तैयार रहना और मेरे साथ चलना, ओके? इस बार अर्पिता हैरान होने के साथ परेशान हो जाती है। उसका खिला चेहरा एकदम से उतर जाता है। ये देख प्रशांत जी उससे कहते हैं, उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ लेकर जाऊंगा वहाँ तुम्हें जॉब तुम्हारी नॉलेज के आधार पर मिलेगी, सो डोंट वेरी। प्रशांत की बात सुन अर्पिता उसकी ओर देखती है और दिल में बिन बोले आभार व्यक्त करती है, तो प्रशांत जी अपनी पल को झपकाकर मुस्कुरा भर देते हैं और मन ही मन कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा अर्पिता कि तुम्हारा हर दर्द हर परेशानी अपनी बेथपा मोहब्बत से दूर कर सकूं। बस मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा ये मुरझाया चेहरा, बुझी हुई मुस्कान और सूनी सी खाली आंखें। मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट ही भाती है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रशांत को खोया देख अर्पिता इशारे से पूछती है, क्या हुआ? प्रशांत कुछ नहीं कहता है और बाहर गैलरी में निकल जाता है जहाँ मैनेजर फोन पर बात कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उनके फोन रखने का इंतजार करने लगता है। मैनेजर फोन रखता है तो प्रशांत जी उससे कहते हैं, रबीश आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। रबीश ठीक है, जाओ, वैसे भी भाई तुम अपनी शौक और दोस्ती की वजह से यहाँ आ जाते हो, फ्री सर्विस रहती है तुम्हारी, तो तुम्हें मैं कैसे रोक सकता हूँ? प्रशांत, मैं वो शांत हवा का झोंका हूँ जिसे शोर को सिर्फ खामोशी का सुना जा सकता है मेरे भाई। कब कहाँ से गुजर जाऊं पता लगाना हर किसी के बस में नहीं, लेकिन हवा के झोंके को अगर चंचल खुशबू का साथ मिल जाए तो ये झोंका खुद महकने के साथ ही पूरी बगिया को महका सकता है, अर्पिता ने बाहर आते हुए कहा। उसकी बात सुन प्रशांत जी मुस्कुरा भर देते हैं। वही रबीश कहता है, ये मुझे सही मिल गई है, सोने पर सुहागा टाइप।
कहते हुए रवीश जी मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रशांत, चलो घर, इतनी धीमी आवाज में प्रशांत ने कहा कि अर्पिता उसकी ओर देखने से खुद को रोक ना पाई। प्रशांत, ओहो, घर मतलब रूम पर। अब साथ आए हैं तो साथ चलना भी होगा ना। अर्पिता, जी सो तो है, चलिए। प्रशांत और अर्पिता दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, जहां प्रशांत अपनी बाइक निकाल दरवाजे पर ले आते हैं और अर्पिता को बैठा बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। वो बाइक थोड़ा रहे हैं, लेकिन रूम पर न लेकर दूसरे रास्ते को मोड़ लेते हैं, जिसे अर्पिता देखती है और समझ जाती है कि ये रास्ता घर का तो नहीं है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। लगभग 2 मिनट बाद प्रशांत बाइक का एक मॉल के सामने जाकर रोकते हैं। अर्पिता सामने देखती है तो मॉल देख के कहती है, हम यहाँ क्यों? प्रशांत, पहले नीचे उतरो फिर बताता हूँ। अर्पिता, ओके कह उतर जाती है। प्रशांत, अंदर एंट्री गेट पर मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी आया। अर्पिता, ठीक है, कहा क्या वहां से एंट्री गेट पर पहुंच जाती है। प्रशांत बाइक पार्क करके वहीं आ जाते हैं। अपना गिटार वाला बैग नीचे लगेज रूम में जमा कर बैग बेच ले वहां से अर्पिता के पास पहुंचते हैं। चलो अंदर, अर्पिता से कहते हैं। जी, अर्पिता बोली और दोनों वहां अंदर निकल जाते हैं। प्रशांत अर्पिता को वुमेन्स क्लॉथ डिपार्टमेंट में काउंटर पर जाकर खड़ा कर देता है और वहां मौजूद स्टाफ से कहता है, इनके लिए कुछ अच्छी फॉर्मल ड्रेस दिखाइए। उसकी बात सुन अर्पिता एक बार फिर से उसके मुंह की तरफ सांवलिया नजरों से देखने लगती है तो प्रशांत जी उसके धीमे से कहते हैं, ऑफिस में जॉब पर जाओगी तो क्या ऐसे ही जाओगी? कुछ अच्छी ड्रेसेस तो होनी चाहिए ना। सो अभी अपनी पसंद की देख लो, खरीद लो और पूरा हिसाब किताब रखना, काहे कि मेरी उधार छोड़ने की आदत नहीं है, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कोई परेशानी नहीं है, अर्पिता कहती है और कुछ कपड़े चुनती है। प्रशांत जी वहीं एक तरफ खड़े हो जाते हैं और मोबाइल उठाकर कार्य करने लगते हैं। बीच बीच में अर्पिता के चुने हुए कपड़ों को भी देख लेते हैं। अर्पिता कपड़े चूज कर लेती है। सेल्समैन, मैम आपका सामान काउंटर पर मिल जाएगा, प्लीज आप लोग वहीं पे कर अपना सामान ले लीजिएगा। अर्पिता ओके के वहां से प्रशांत जी के पास जाती है और उनसे चलने को कहती है। ठीक है, कह प्रशांत जी मोबाइल अपनी पॉकेट में रख कहते हैं, अपू और भी कुछ लेना है तो देख लो, हम लोग अभी भी मॉल में ही है। कुछ लेना तो है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। प्रशांत जी, जो भी लेना है ले लो, इतना सोचना नहीं, यहाँ पर ना बिल निकाल कर देते हैं तो सब तुम्हारी नजर में रहेगा। तुम भी ना कितना सोचती हो, जो बात तुम सोचती हो स्पष्टता के मामलों में वही मैं भी मानता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगी। ये एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं होता। खैर बातों की बात बाद में होती रहेगी, तुम देख लो अपने लिए जो भी कुछ लेना है। ओके, लेकिन इसके लिए हमें काउंटर चेंज करना पड़ेगा, अर्पिता ने कहा। प्रशांत, ठीक है, फिर तुम मुझे पेमेंट काउंटर पे मिल जाना, ठीक है। अर्पिता, जी क्या? अर्पिता वहां से चली जाती है तो प्रशांत जी कपड़ों वाले काउंटर के पास जाते हैं और वहां मौजूद सेल्समैन से कहते हैं, अभी वो मैडम जो कपड़े देख रही थी ना, उनमें एक ब्लू डेनिम कुर्ती थी ना, उनके 2 पीस और निकाल दीजिए। ओके सर। प्रशांत जी के बताए हुए वो दोनों कपड़े निकाल कर दे देता है। प्रशांत जी दोनों कुर्ती पैक कराकर काउंटर पर भेजने के लिए कहते हैं और नीचे काउंटर पर आ जाते हैं। वहां आकर वह एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में अर्पिता वहां आती है, उसके हाथ में 2-3 बैग और होते हैं, वो लाकर काउंटर पर रख देती है। सभी सामान की बिलिंग करवा लेती है। प्रशांत जी ऑनलाइन सर्विस जरिए पेमेंट कर देते हैं और वहां बैग उठाकर बाहर दरवाजे तक ले आते हैं। अपू ये बैग पकड़ो, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। जी, अर्पिता बोली। तो प्रशांत जी लगेज रूम से अपना गिटार लेकर बाइक मॉल में दरवाजे के सामने ले आते हैं। अर्पिता सभी बैग को संभालकर बाइक पर बैठ जाती है। प्रशांत जी बाइक का मिरर अर्पिता की ओर सेट करते हैं और बाइक धीरे धीरे राइड करने लगते हैं। इतने सारे बैग्स पकड़ने में अर्पिता को थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है तो प्रशांत जी बाइक रोकते हैं और अर्पिता को नीचे उतरने कहते हैं। अर्पिता जैसे तैसे संभाल कर उतर जाती है तो प्रशांत जी अर्पिता का दिया हुआ रुमाल अपनी पॉकेट से निकालते हैं और अपने हाथ में सारे बैग्स लेकर नीचे रख लेते हैं। वह रुमाल को राउंड राउंड करते हुए बोल्ड करते हैं। सभी बैग्स के सिरों को रुमाल के सिरे निकालते हुए सभी को इकट्ठे बांधते हुए फिर अर्पिता को देकर कहते हैं, अब आराम से इन्हें रख कर बैठना, कोई समस्या नहीं आएगी। अर्पिता ने कहा। प्रशांत जी बाइक को फिर से स्टार्ट करते हैं।
अर्पिता एक हाथ में बैग पकड़कर बैठ जाती है और प्रशांत जी मुस्कुराते हुए बाइक दौड़ा देते हैं। बाइक के शीशे से बीच बीच में अर्पिता को निहार लेते हैं। वही अर्पिता भी चोरी चोरी प्रशांत जी को देख लेती है और देखते हुए जब नजर मिल जाती है तो दोनों किसी के चोर की तरह नजरें चुराने लगते हैं। उसके चेहरे पर हवा की जोर बाल आ जाते हैं, जिन्हें देख प्रशांत जी मन ही मन कहते हैं, ये जो तुम्हारे चेहरे पर लहराते बाल है, ये उन्हीं का कमाल है जो बदलों के बीच में छुपते हुए चांद का एहसास करा रहे हैं। वहीं अर्पिता मन ही मन सोचती है, इस स्वीट सी सीरत पर तो हम सारा जीवन हार जाए। कोई इतना केयरिंग, इतना जिम्मेदार होने के साथ इतना हैंडसम भी हो सकता है? असंभव सा लगता है। मोस्टली ये सभी क्वालिटी एक ही इंसान में कहाँ देखने को मिलती है। हाय, अपनी ही सोच में डूबी हुई होती है। बाइक के रुकने पर ही वो अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, हम घर आ गए प्रशांत जी। प्रशांत जी सामान का बैग उठाते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, हम हमारे घर आ गए। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आर टू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।